बात करेंगे हॉट सीट करगहर की। करगहर विधानसभा सीट बड़ी दिलचस्प यहां पर लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है, खासतौर पे तब जब प्रशांत किशोर की यहां से जब वो उनका जो गांव है वो आता है, वो माना जाता है और पीके की लड़ने की बात भी यहां से खूब जोरों पर थी। मगर अचानक एक ट्विस्ट आया और फिर उसके बाद रितेश पांडे को, जो गायक हैं, एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं आजकल रितेश पांडे, उनको यहाँ से टिकट मिला जनसुराज से और उसके बाद से ये सीट हॉट सीट बन गई। सबसे पहले इस चीज को देखिए कि जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार की पार्टी से एनडीए ने अब की बार यहाँ से वशिष्ठ सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर संतोष कुमार मिश्रा जो हैं वो इस सीट से महागठबंधन की उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और रितेश पांडे जो है वो जनसुराज से हैं। अब देखिए कि 257 गांव वाली करगहर सीट पर फिर से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और ऐसे में ये देखना जरूरी है कि कौन सा वोटर जो है वो किंग मेकर बना रहा है। हमेशा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ का जातीय समीकरण जो क्रैक कर देगा वही तो यहाँ पर जीत पाएगा ना, इस सीट पर अपनी विजय पताका लहरा पाएगा। और ऐसे में रोहतास जिले की जो करगहर सीट की चर्चा है वो तेज हो गई है और सासाराम अनुमंडल के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है, जिसमें 257 गांव शामिल हैं। चुनाव आयोग के 2024 के आंकड़ों के अनुसार करगहर की कुल आबादी 5,67,156 है, जिसमें पुरुषों की बात करें तो 2,94,543 और महिलाएं 2,72,613 हैं। अब देखिए कि जो कुल मतदाता हैं वो 3,29,466 है। अब जरा कास्ट समीकरण को देखें, यानी जातीय समीकरण को डिकोड करने की कोशिश करें तो देखिए सामाजिक रूप से यहाँ अनुसूचित जाति की आबादी 20.41% है। अब जरा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो SC ST के लोग हैं वो यहाँ पर 20.41% हैं और उसी के साथ जो मुस्लिम मतदाता हैं वो करीब 6.4% हैं। यानी कि यहाँ पर अगर रितेश पांडे को, जनसुराज को अगर मुस्लिम जो वोट है वो देता है तो फिर कहीं ना कहीं आरजेडी के वोट बैंक में एक सेंध लगेगा। और अनुसूचित जाति की बात करें तो ये जो वोट बैंक है ये कहीं ना कहीं जा सकता है एनडीए के पाले में। अगर चिराग पासवान की यहाँ पर पकड़ है तो फिर इस चीज को समझिए कि रितेश पांडे जो है वो अपर कास्ट से आते हैं और अपर कास्ट जो है वो उनको अगर वोट देता है तो ऐसे में अनुसूचित जाति जो है वो एनडीए की ओर जाती हुई नजर आ सकती है। अब MY समीकरण के तहत अगर मुस्लिम मतदाता 6.4% जो हैं वो सिर्फ आरजेडी को वोट करते हैं तो ये एक अलग बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जनसुराज भी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर करने में बहुत कारगर है। अब देखिए कि जो ओबीसी और सवर्ण वर्ग है उसका भी एक प्रभावी हिस्सा है जो हर बार चुनावी समीकरण को निर्णायक बनाता है। यानी जो देखिए जो भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं ना वो तो किसी ओर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जाते हैं। एक्चुअल में जो लड़ाई को टफ बनाता है वो होता है जो कि बहुत कम होता है मगर वो जीत हार के अंतर को तय करता है। और यहाँ पर सवर्णों का उसी तरीके का बोलबाला है कि जो ओबीसी है, सवर्ण है, दलित है, इन वोटरों का मिश्रण है और इसमें सवर्ण जो है वो यहाँ पर गोटी सेट करता है। जीतने के लिए उसका वोट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में 2025 के करगहर चुनाव में जातिगत समीकरणों में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पहले जहां राजपूत उम्मीदवार की मौजूदगी नतीजों को प्रभावित करती थी, वही अब उनकी गैर मौजूदगी एक नया समीकरण बना रही है। इधर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टियों भी जो हैं वो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, जो कि इस बार के चुनाव को कुछ अलग बना रही हैं। तो यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान मिल करके अगर इस सीट पर अनुसूचित जाति की वोट बैंक को मोड़ लेते हैं तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ से खेल जो है वो निकल जाएगा। अब देखिए कि इन नेताओं के समर्थक वोट बैंक, खासकर राजपूत, कुशवाहा और पासवान समुदायों के वोट अब हार और जीत के बीच का फैसला तय करने में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। राजद अपने यादव मुस्लिम समीकरण पर भरोसा करता है, वहीं जदयू का आधार कुर्मी दलित वोट बैंक है। अब देखिए जरा, भाजपा की सवर्ण पर पकड़ है और मजबूत पकड़ है। ऐसे में 2025 के चुनाव में महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ जनता दल यूनाइटेड ने 2010 और 2015 में दोनों ही बार क्रमशः 13,197 और 12,907 वोटों के अंतर से लगातार 2 बार जीत दर्ज की है। अब देखिए कि शुरुआत में राष्ट्रीय जनता दल ने यह सीट सहयोगी दलों 2010 में कांग्रेस और 2015 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को दी, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद 2020 में खुद के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया और 4,083 वोटों के मामूली अंतर से जीत भी दर्ज की। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो ये करगहर सीट है, यहाँ पर
जो वोट बैंक है वो बहुत ही बिखरा बिखरा सा आपको नजर आएगा। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है कि उसको साध लें तो सीधा गोटी सेट हो गया, इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। मगर जो ट्रेंड दिखा रहे हैं उससे यही दिख रहा है कि रितेश पांडे शायद ही एक जीत की रेस में है। ये नज़र आ रहा है कि महागठबंधन और एनडीए में ही अब की बार फिर से मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। अब 2020 के विधानसभा चुनाव पर एक बार नज़र डालते हैं और कोशिश करते हैं उसको समझने की कि कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा ने करगहर सीट पर जीत हासिल की थी। अब उन्होंने जदयू के वशिष्ठ सिंह को 4083 वोटों के अंतर से हराया था। महज 4000 के अंतर से हराया। 4000 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। संतोष कुमार मिश्रा को कुल 59,763 वोट मिले थे, जबकि वशिष्ठ सिंह को 55,680 वोट प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में कुल 3,24,401 मतदाताओं में से 1,92,844 मतदाताओं ने वोट डाले थे, जिसमें से 1,91,680 वोट वैध माने गए थे। अब जरा इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर खेल जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पे तब जब उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ये दोनों ही नेता यहाँ पर जब एनडीए के पक्ष की ओर से हों, जब इसमें राजपूत समुदाय के जो निर्णायक वोटरों की बात होती है, तो वहाँ पर पवन सिंह का जादू अगर चल जाता है तो समझ लीजिए कि ये सीट अब की बार एनडीए के पक्ष में जा सकती है। और इसमें एक और फायदा तब हो सकता है अगर मुस्लिम वोट बैंक में रितेश पांडे कुछ सेंध लगा दें, तो फिर जो जदयू का एमवाई समीकरण है वो बिखर सकता है। तो वैसे में खैर ये तो राजनीति है, 14 तारीख को आंकड़े आएंगे जब सटीक तो पता लगना ही है, मगर कयास कुछ इसी तरीके के हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं करगहर में? वशिष्ठ सिंह बाजी मार रहे हैं, रितेश पांडे का क्या होगा, या महागठबंधन के प्रत्याशी को किस तरीके से अब की बार वोटें पड़ने जा रही हैं? क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।